स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 को, जिसका भी नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियां। अब इनको विशिष्ट क्यों कहा जा रहा है कि पादप जनन की विशिष्ट विधियां नाम है इनका, तो क्यों इनको विशिष्ट विधियां कहा गया? तो आप जानिए कि इनको विशिष्ट विधियां इसलिए कहा गया है क्योंकि नए पादप का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जा रहा है। इन विधियों में जो नया पादप बन रहा है वो किससे बन रहा है? बिना फर्टिलाइजेशन। अब तक आपने क्या देखा, लैंगिक जनन में क्या होता था कि गैमेट्स फॉर्मेशन होती थी और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता था, उसके बाद जायगोट और फिर जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड और फिर एक नया प्लांट बनता था। लेकिन इन विधियों में ऐसा आपको फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसी कारण से इनको विशिष्ट विधियां कहा गया है पादप जनन की। तो देखिए, विशिष्ट विधियों में जो अपनी पहली विधि है उसका नाम है असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस। तो आइए समझते हैं इस एपोमिक्सिस को। देखिए, सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि लैंगिक जनन को यदि हम देखें तो उसमें क्या होता था कि युग्मकों का निर्माण होगा, तत्पश्चात निषेचन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, यानी कि इस लैंगिक जनन का क्या कर देंगे? प्रतिस्थापन कर देंगे किसी दूसरी विधि के द्वारा, और उस विधि में अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होगा। यानी कि उस विधि में वो जो दूसरी विधि है जिसको हम लैंगिक जनन के स्थान पर यूज कर रहे हैं या प्रयोग हो रही है या जिससे नया पादप बन रहा है, उस विधि में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उससे नया पादप कैसे बनेगा? उस विधि के द्वारा बिना अर्धसूत्रण और निषेचन के बिना ही एक नया पादप उत्पन्न होगा। तो देखिए, एपोमिक्सिस दो प्रकार की है। पहला प्रकार इसका बीजाणुउद्भिद असंग जनन और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंग जनन। इस बीजाणुउद्भिद असंग जनन को अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से भी जाना जाता है। तो समझिए इसको। बीजाणुउद्भिद असंग जनन में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण आदि की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। बीजांड में आप जानते हैं, बीजांड में बीजांडकाय और अध्यावरण होते हैं। अब वो दोनों जो पार्ट है, अध्यावरण और बीजांडकाय, उनकी कोशिका कैसी है? द्विगुणित। तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है? बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी एक कोशिका से बन जा रहा है। यानी कि भ्रूण कैसे बन रहा है? इसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के, यानी कि युग्मक ही नहीं बने जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, और फिर निषेचन, जब युग्मक नहीं बने तो निषेचन का क्या काम? इसलिए यहाँ पर नया भ्रूण जो बन जाएगा वो बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी एक सेल से बन जाएगा, और उसी को हम कहते हैं बीजाणुउद्भिद असंग जनन। यानी कि इसमें आपको देखने को क्या नहीं मिलेगा? मियोसिस और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो भ्रूण फिर बन कैसे रहा है? तो बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बन रहा है भ्रूण। तो इस घटना को आपने कह दिया बीजाणुउद्भिद असंग जनन। इसका दूसरा प्रकार है युग्मकोद्भिद असंग जनन। तो देखिए, भ्रूण परिवर्धन यानी भ्रूण का निर्माण, विकास भ्रूण का किस प्रकार हो रहा है? अगुणित भ्रूण कोश की किसी कोशिका से हो रहा है। अब देखिए, भ्रूण किससे हो रहा है? अगुणित भ्रूण कोश की कोशिका से। अब तक इसमें किससे हुआ था? बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से, और यहाँ पर किससे हो रहा है? अगुणित भ्रूण कोश की कोशिका से। याद रखिएगा, युग्मकोद्भिद असंग जनन यानी कि मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? भ्रूण कोश को। तो वही जो मादा युग्मकोद्भिद है अगुणित भ्रूण कोश की किसी कोशिका से होता है। तो यहाँ पर भ्रूण किससे बनेगा? अगुणित भ्रूण कोश की कोशिका से बनेगा। यह पुनः दो प्रकार की होती है, यानी कि इसको युग्मकोद्भिद असंग जनन को पुनः दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है अनिषेक जनन। भ्रूण निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है। आप जानते हैं भ्रूण कोश में अंड कोशिका होती है, यानी कि निभाग श्री की ओर 3 कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और बीजांड द्वारीय श्री की ओर जो कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, एक अंड कोशिका। तो वो जो अंड कोशिका वो कैसी है? अगुणित कोशिका है। उसी अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। देखिए, अनिषेक जनन किसे कहेंगे? भ्रूण निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनिषेचित। अनिषेचित यानी कि निषेचन नहीं हुआ, और निषेचन ना होने की वजह से भ्रूण बना है, तो उसको कह देंगे अनिषेक जनन। यानी कि अनिषेक जनन का तात्पर्य क्या है? कि ऐसा भ्रूण जिसका निर्माण बिना निषेचन के हुआ हो, और वो किससे हुआ है? अंड कोशिका से। अंड कोशिका किसमें है? भ्रूण
कोश में। तो ये आप जान चुके थे कि भ्रूण कोश की बात की जा रही है यहाँ पर। अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका से जब भ्रूण बन जाए बिना निषेचन के तो उस घटना को कहा जाता है अनिषेचन। अच्छा, इसका दूसरा प्रकार है अपयुग्मन। भ्रूण निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से होता है। अब आपने याद रखा कि पहले जो था अनिषेक जनन, उसमें भ्रूण किससे बन रहा था? अंड कोशिका से। अब जो दूसरा हमारा प्रकार है अपयुग्मन, उसमें किससे बनता है कि अंड कोशिका को छोड़कर अन्य जो कोशिकाएं हैं उस भ्रूण कोश में, उनसे भ्रूण का निर्माण होगा। तो अन्य कोशिकाएं कैसी होंगी? एंटीपोडल, जो ऊपर निवाहक सिरे की ओर 3 कोशिकाएं थी। दूसरी कोशिकाएं सिनर्जिड का मतलब सहायक कोशिकाएं, जो अंड कोशिका के पार्श्व में यानी कि साइड में स्थित थी, वे हैं सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाओं से या फिर प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से जब अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए उसको कहा जाता है अपयुग्मन। किससे हो रहा है? बिना निषेचन भी हो रहा है, तभी तो अगुणित है। यदि निषेचन होता तो वह कैसा हो जाता? द्विगुणित हो जाता। अब देखिए, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इनको 2 भागों में और बांटा। अपने हिसाब से उन्होंने इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया। उसके पश्चात इस विशिष्ट विधि को एपोमिक्सिस को अन्य प्रकारों में बांटा गया। तो कुल टोटल हमारे जो प्रकार हुए वो हुए 4 प्रकार। तो उसमें से पहला आप देखेंगे, जो 2 प्रकार पंचानन माहेश्वरी ने दिए वो ये थे, अनावर्ती असंग जनन। पहला है इसमें अनावर्ती असंग जनन। इन्होंने क्या बताया कि भ्रूण निर्माण अगुणित अंड कोशिका से बिना निषेचन के होता है। यानी कि भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ? अगुणित अंड कोशिका से, यानी कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका बनी हुई है और वही क्या बना देती है? भ्रूण बना देती है। यह अगुणित अनिषेक जनन भी कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अगुणित अनिषेक जनन। ये किसने बताया? पंचानन माहेश्वरी ने बताया। अनावर्ती असंग जनन क्या होता है? तो उन्होंने पहली कंडीशन ये बता दी कि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से हो जाएगा बिना निषेचन के, जिसको हम अगुणित अनिषेक जनन कहेंगे। दूसरा इन्होंने क्या बताया? यदि भ्रूण का विकास एग सेल यानी कि अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की किसी दूसरी कोशिका से हो, तो जैसे ही आया कि भ्रूण कोश की किसी दूसरी कोशिका से हो तो क्या याद करना है आपको? एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल, यानी प्रतिध्रुवी कोशिकाएं या फिर सहायक कोशिकाएं। तो जब भ्रूण का निर्माण किससे हो? अंड कोशिका को छोड़कर अन्य कोशिकाओं से हो जाए तो वह अगुणित अपयुग्मन कहलाता है, जैसे धतूरा और मक्का में। इससे ऊपर पहली कंडीशन में क्या देखा था आपने? जो ऊपर आप पढ़कर आए वही देखा कि अंड कोशिका जो अनिषेचित थी उसी से क्या बन गया? भ्रूण बन गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त जो दूसरी कोशिकाएं हैं उनसे यदि भ्रूण बनता है बिना निषेचन के तो उसको हम क्या कह देंगे? अनावर्ती असंग जनन। इसमें दोनों कंडीशन आ गई। अनावर्ती असंग जनन में 2 कंडीशन है, एक तो अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो रहा है, दूसरा अन्य कोशिकाओं से हो रहा है, यानी भ्रूण कोश को अंड कोशिका को छोड़ करके जो बाकी कोशिका है उनसे भ्रूण का निर्माण हो रहा है। और उसको उदाहरण कह दिए मक्का और धतूरा। अब इसके आगे जो हम समझेंगे वो अपना दूसरा प्रकार है जो पंचानन माहेश्वरी ने दिया था। देखिए, अब जो अपना दूसरा प्रकार है पंचानन माहेश्वरी जी के अनुसार पुनरावृत्ति असंग जनन, यानी कि पुनरावृत्ति असंग जनन। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि मियोसिस एवं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इसी वजह से क्या हो जाएगा? भ्रूण कोश डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ और जब मियोसिस नहीं हुआ तो गुणसूत्रों का विभाजन नहीं हुआ। तो जो गुणसूत्र उसकी मातृ कोशिका में थे उतने ही गुणसूत्र आ गए, यानी कि वो मातृ कोशिका डिप्लॉयड थी, उसमें मियोसिस होना चाहिए था। अब मियोसिस नहीं हुआ है तो जो चीज बन रही है उससे वो भी कैसी बनेगी? डिप्लॉयड बनेगी। तो यहाँ पर भ्रूण कोश कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन और मियोसिस नहीं हो रहा है। मियोसिस ना होने की वजह से भ्रूण कैसा हो गया? डिप्लॉयड हो गया, जैसे इसकी मातृ कोशिका, यानी उतने ही गुणसूत्र इसमें आ गए। अब देखिएगा, पुनरावृत्ति असंग जनन भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला है जनन अपबीजाणुता। पहला है जनन अपबीजाणुता। पहला प्रकार है किसका? पुनरावृत्ति असंग जनन का। इसमें क्या होता है? भ्रूण कोश का निर्माण प्रसु आरंभक की द्विगुणित कोशिका से होता है। किससे होगा? प्रसु आरंभक की द्विगुणित, यानी कि प्रसु आरंभक की कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। अब उससे ही क्या बन जाएगा? भ्रूण कोश बन रहा है। किसके? बिना अर्धसूत्री विभाजन के। जबकि भ्रूण कोश कैसे बनता है? अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। किससे? प्रसु आरंभक कोशिकाओं से क्या बनेंगे? प्रसु आरंभक कोशिकाओं से गुरु बीजाणु जन मातृ कोशिकाएं बनेंगी, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे भ्रूण कोश बनता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्रसु आरंभक कोशिकाओं से क्या बन जा रहा है? भ्रूण कोश बन जा रहा है।
तो जब ये द्विगुणित हैं प्रसु आरंभक कोशिकाएं कैसी हैं, प्रसु आरंभक कोशिकाएं कैसी हैं, द्विगुणित हैं। अब इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ नहीं, तो जितने गुणसूत्र इनके पास हैं उतने ही गुणसूत्र कहाँ हो जाएंगे, इस भ्रूण कोश के पास हो जाएंगे, यानी कि ये भी कैसा होगा, द्विगुणित ही होगा। इसलिए कहा गया इसको द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित भ्रूण कोश है, तो इसकी सारी सेल इनकी द्विगुणित हो जाएंगी। तो द्विगुणित भ्रूण कोश की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण बनता है। तो अब जो भ्रूण इससे बन रहा है उसमें भी मियोसिस नहीं हो रहा है, तो अब जब भ्रूण बन रहा है तो वो भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। तो याद रखिए कि भ्रूण कोश का विकास प्रसु आरंभक की द्विगुणित कोशिका से हो गया। प्रसु आरंभक किससे बना, द्विगुणित कोशिका से। और फिर उस भ्रूण कोश की द्विगुणित कोशिका से क्या बन गया, भ्रूण बन गया, तो वो भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरा इसका प्रकार है कायिक अपबीजाणुकता। पहला प्रकार था जनन अपबीजाणुकता और दूसरा है कायिक अपबीजाणुकता। इसमें क्या हो रहा है, बीजांड काय की या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश तथा द्विगुणित भ्रूण कोश से द्विगुणित भ्रूण बनता है। अब यहाँ पर भ्रूण कोश आपने देखा किससे बन रहा था, महत्वपूर्ण पॉइंट, पहली वाली कंडीशन क्या थी, जनन अपबीजाणुकता में भ्रूण कोश का निर्माण किससे हो रहा था, प्रसु आरंभक से। और जो दूसरी कंडीशन है कायिक अपबीजाणुकता, उसमें किससे बन रहा था, अध्यावरण या बीजांड काय की कोशिका से भ्रूण कोश बन रहा है। इसमें तो प्रसु आरंभक से भ्रूण कोश बना, इसमें बीजांड काय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण कोश बन रहा है, और फिर उस भ्रूण कोश से जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो ये पंचरण माहेश्वरी जी ने दो एपोमिक्सिस के प्रकार दिए। अब जो आगे विभाजित हुए उनमें था अपस्थानिक भ्रूणता, जिसको आप पढ़ चुके हैं अभी, किस नाम से पढ़ा है आपने, बीजाणु उद्भिद असंग जनन, जो पहला प्रकार पढ़ा था आपने। अब स्थानिक भ्रूणता में क्या होती है कि भ्रूण का निर्माण बीजांड काय, कैसी कोशिका होगी, बीजांड काय की द्विगुणित होगी, या अध्यावरण उसकी भी कोशिका द्विगुणित होगी की कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए, यानी किससे, अध्यावरण या बीजांड काय की कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए। तो भ्रूण कैसा बनेगा, द्विगुणित ही होगा। इसे बीजाणु उद्भिद असंग जनन भी कहते हैं। तो कैसा भ्रूण बना, द्विगुणित बना। द्विगुणित क्यों है, क्योंकि उसमें अंतःसूत्रीय विभाजन हुआ है। निर्माण किससे हुआ है, उसका द्विगुणित बीजांड काय या द्विगुणित अध्यावरण की कोशिका से उसका निर्माण हुआ है। अगला इसका प्रकार है, एग्जाम्पल है इसके नींबू और आम। चौथा अपना प्रकार है एपोमिक्सिस का कायिक असंग जनन। अब कायिक असंग जनन के बारे में आप अलैंगिक जनन में अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको। तो इसमें देखिए क्या होता है कि कुसुमों के स्थान पर पत्र कलिकाएं, जैसे बुलविल्स भी कहा जाता है, बुलविल्स और कायिक प्रवर्त बन जाते हैं, जिससे एक नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है, और ये अपने पौधे पर ही रह करके अंकुरित हो जाते हैं, और जब ये गिरते हैं वहां से टूट करके तो मिट्टी में आकर के ये नए पौधे को जन्म दे देते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्याज और अगेर। बुलविल्स क्या होती है, आप जानते हैं कि बहुकोशिकीय मांसल पुष्पकलिका है। बुलविल्स क्या है, बहुकोशिकीय मांसल पुष्पकलिका है, जो मात्र पादप के पुष्पीय अक्ष पर बनती है। मात्र पादप जो है उसके पुष्पीय अक्ष पर क्या बन जाएगी, मांसल बहुकोशिकीय पुष्पकलिका बन जाएगी, जो वहीं से क्या हो जाएगी, अंकुरित होना शुरू हो जाएगी, और जब टूट जाती है तो जमीन पर गिर के एक नए पादप को जन्म दे देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने जो देखा, ये विशिष्ट विधि पढ़ी आपने पौधों में जनन की, और विशिष्ट इसलिए कहा गया इसको क्योंकि इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं आपको देखने को कहीं पर मिला, इसलिए विशिष्ट विधि है पादपों की। अब यही अपने चैप्टर का भी नाम है, पादप जनन की विशिष्ट विधियां। तो छोटा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।